रणभूमि सज चुकी है, शोरमा तैयार हो चुके हैं, दिग्गज कमर कस चुके हैं और काउंटडाउन सभी राजनीतिक दलों की शुरू हो चुकी है, क्योंकि उपचुनाव में अब महज बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में तैयारियां बहुत तेज, प्रचार बहुत ज्यादा और कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है भावनाओं पर, संवेदनाओं पर, बहुत सारे इमोशंस पर लड़ा जा रहा है। जी हाँ, चुनाव तो उपचुनाव है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर जो दिग्गज हैं, जो सूरमा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र में आपको हम कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर सुनवाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में क्या कुछ निकल कर आया है, सबसे पहले सुनिए। समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जब हम बैठे और सोचते हैं, हो सकता है आज 10,000 रुपए की कोई कीमत ना हो, लेकिन उन बुजुर्गों से पूछो जब वो नेताजी की सरकार में, नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने किसानों का 10,000 तक का कर्जा माफ किया। उससे पहले किसानों के कर्ज माफ नहीं होते थे। इसी तरह चुंगी को लेकर के हमारा किसान बहुत अपमानित होता था, व्यापारी अपमानित होते थे और नेताजी ने ऐसी चुंगी खत्म की कि आज तक दोबारा चुंगी नहीं ले पाया कोई। नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि नेताजी के आदर्शों पर चलकर, नेताजी के विचारों पर चल करके क्षेत्र की जनता को कहीं पर दुखी नहीं होने देंगे। और देखिए, बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र का आगाज हो चुका और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दिल की धड़कनें दलों की तेज होती जा रही है, क्योंकि 2 सूरमा मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। उपचुनाव बेहद दिलचस्प है। रैलियों का दौर आपने देखा होगा, तूफानी प्रचार देखा होगा, खूब सारे रोड शो हुए और कुरुक्षेत्र में अब वक्त हो गया इस पर चर्चा करने की। चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक अच्छा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। समीर सिंह जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। नवेश शिको जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके, बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है। पवन आगरी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से, और हमारे 2 संवाददाता भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। शुरुआत करते हैं चर्चा की, क्योंकि मौका जो है वो चुनाव का है और जो ये डिबेट है, इस डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ है। और संदीप खेर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम कवरेज लेते रहेंगे, बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे कि माहौल क्या है। शुरुआत करते हैं कमेंट के साथ नवेद जी के। नवेद जी, आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं इस बार पूरे चुनावों की? अगर बात की जाए, 3 सीटों की बात की जाए, जमकर तूफानी प्रचार हो रहा है। आज भी प्रचार हुआ और शाम 6 बजे तक प्रचार का शोर भी थम जाएगा। देखिए, बहुत दिलचस्प और चुनाव है, क्योंकि उपचुनाव में इतना जोरों शोर नहीं होता है, लेकिन ये पहले ऐसे चुनाव है जिसमें इतनी जबरदस्त जो है उत्साह लोगों में बना हुआ है। आक्रामक हैं दोनों दल जो आपस में, जिनका आपस में मुकाबला है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेन मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यह है, दरअसल ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता, मुलायम सिंह यादव जी और आजम खान, इन दोनों का एक बड़ा राजनीतिक कैरियर है। इनका दांव मुलायम सिंह यादव जी की का, क्योंकि एक जमीनी उनकी ये सीट रही है, तो उनका कहीं ना कहीं उनका भी नाम जो है, उनका जो असर है केंद्र में मुलायम सिंह यादव है जी। और दूसरा आजम खान, जिनकी प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो गई, लेकिन जो बचा कुचा उनका जो एक वजूद बचाने का ये चुनाव है। और समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर ये भी हम उपचुनाव हार गए तो ये हमारे ताबूत की आखिरी कील होगी, और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसलिए बहुत दिलचस्प ये चुनाव हो गया है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े, चूंकि पॉलिटिकल कमेंट ले, लेकिन उससे पहले जो जिस तरीके का विश्लेषण है वो भी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दिलीप यशवर्धन जी, कितनी जीवंतता देख रहे हैं इन 3 सीटों में?
इस बार के चुनाव में? बचेगा गढ़ या खिलेगा कमल? दोनों पार्टीज की कोशिश है, एक गढ़ बचाने की कोशिश में लगी है, दूसरा कमल खिलाने की कोशिश में लगी है और राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं कि अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो वो उसका रण का आखिरी लड़ाई होगी, इसके बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन हाँ, मैनपुरी की सीट, विशेषता मैनपुरी की जो सीट है, वहाँ पर समाजवादी की प्रतिष्ठा जरूर दांव पे लगी है, क्योंकि वो आदरणीय मुलायम सिंह जी की सीट है और मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के जनक हैं, उनके रीढ़ की हड्डी थे। अब वो रीढ़ की हड्डी अगर ये बचा पाते हैं तब तो पार्टी मजबूत है और आने वाले 2024 के चुनाव में इनकी साख बढ़ के निकलेगी। लेकिन अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ऐसा नहीं है कि ये मर जाएंगे, लेकिन ये अपाहिज जरूर हो जाएंगे और इन्हें आगे की लड़ाई लड़ने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपना जो मनोबल है उसको बहुत मजबूत करके मैदान मॉरली डाउन हो जाएंगे, फिर वो चिंतन मंथन करने वाली जो स्थिति है वो शुरू हो जाएगी आपके हिसाब से। और संदीप खेर भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। संदीप हमारे संवाददाता है और मौजूद है लगातार वो ग्राउंड जीरो पर। संदीप, ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं और स्थितियों को जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लहर संदीप आप देख पा रहे हैं? कितनी सहानुभूति दिख रही है? क्योंकि दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। किस तरह की लहर, कैसा माहौल संदीप आपके सामने, बताइए। देखिए, बिल्कुल स्वाति, अगर मैनपुरी की बात करी जाए तो मैनपुरी में देखिए तमाम जिस तरीके से विधानसभाएं हैं उसमें अगर बात कर ली जाए, चाहे सैफई की बात कर लें, जसवंत नगर की बात कर लें, भोगांव की बात कर लें, तमाम जगहों पर कह सकते हैं कि इस समय जो राजनीति सियासी क्रम है वो तेज चल रहा है। आज जिस तरीके से देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, तमाम लोग कहीं ना कहीं से रोड शो के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं। कल भी अखिलेश यादव करहल में निकले थे, वहां पे रोड शो के माध्यम से उन्होंने लोगों से डिम्पल यादव के समर्थन में वोट मांगे। लेकिन देखिए, यहाँ की जनता की अगर बात करते हैं तो जनता की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिलीजुली चल रही हैं, क्योंकि विधानसभाओं से यहाँ पर कह सकते हैं कि जनता का मन जानने की जो कोशिश करी है तो उसमें कई विधानसभा ऐसी हैं जिनका कहना ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो तमाम तरीके के विकास काम किए, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम आता है वो मुलायम सिंह यादव का आता है। और उसी के साथ देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो रघुराज सिंह शाक्य को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में लगी है। उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि 2 बार यहाँ पर आए हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखिए, कट्टर जो टक्कर है वो बराबर की दिखाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और ज्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि उनको मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालना है और अगर वो सीट अगर इनके हाथ से चली जाती है तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि इनके यहाँ से कोई भी सांसद का जो कह सकते हैं कि बैठने के लिए वो एक जो एलिजिबल होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले देखा जाता था कि लगभग 5 सांसद थे जो वो इन्हीं के परिवार से आते थे। अब एक सांसद के लिए देखिए जितनी ज्यादा जद्दोजहद जो कह सकते हैं अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इस चीज को दिखा रहा है कि अखिलेश यादव इस बात को चाह रहे हैं कि ये सीट किसी भी तरीके से समाजवादी के हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा का कह सकते हैं 2024 का चुनाव है। हालांकि इस सीट से देखिए किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। देखिए 2024 में एक बार फिर से चुनाव होने, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि अगर 1977 या 1996 से बात करी जाए तो लगातार देखिए मुलायम सिंह यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं से उन्होंने कमान संभाली हुई है। बिल्कुल संदीप, हेल्थ तो बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन टेस्ट यानी कि पार्टी जायका जरूर बिगाड़ सकता है ये चुनाव। और देखिए, इसको लेकर जो पक्ष है, जो माहौल है, वो बेहद तैयार करने की कोशिशें की गई। लगातार रैलियां आपने देखी होंगी, खूब सारे रोड शो किए गए, विरासत और सियासत की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली। और आज चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है, शाम 6 बजे तक प्रचार का शोर थम जाएगा और ऐसे में दिग्गजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो उपचुनाव है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, सचिन से और ज्यादा अपडेट लेंगे। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे क्योंकि यहाँ की खतौली सीट पर उपचुनाव है। सचिन, ये बताइए, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जनता के मन को आपने टटोला, क्या कुछ पाया? सचिन,
देखिए स्वाति, जैसा ही आज चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है, शाम 6 बजे तक ये चुनाव प्रचार खतौली उपचुनाव में हो सकता है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के बड़े बड़े नेता यहाँ खतौली में मौजूद है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ मौजूद है, जो जनसंपर्क लगातार अपने प्रत्याशी जो राजकुमारी सैनी है उनके समर्थन में कर रही है। लेकिन यहाँ खतौली की जनता की अगर हम बात माने तो खतौली की जनता का कहना है कि वो आवारा पशुओं का मुद्दा, जर्जर हालत में पड़ी यहाँ ग्रामीण इलाकों की सड़कें और कानून व्यवस्था सहित किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार अपनी इस उपचुनाव में वो अपनी वोट 5 दिसंबर को डालेंगे, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को यहाँ आएगा। पुलिस प्रशासन भी लगातार इस उपचुनाव को लेकर अलर्ट दिखा रही है और इसी को लेकर वो लगातार इलाके में पैदल फ्लैग मार्च और जो मतदान केंद्र है उनका निरीक्षण कर रही है। जी स्वाति। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देखिए, एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तमाम राजनीतिक लोग हैं, तमाम पार्टियों से बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं समीर जी। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, खासतौर से मैनपुरी की जो सीट है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। आप क्या कुछ देख रहे हैं? दिल की धड़कनें तेज होती जा रही होंगी अब तो। स्वाति जी, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए प्रतिष्ठा का चुनाव तो है और प्रतिष्ठा का चुनाव के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी, जैसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे जो हमारी प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी हों, इन सब ने जिस तरीके से बोला है कि ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, क्योंकि मैनपुरी के लिए स्वर्गीय नेताजी जो थे उनकी जो श्रद्धांजलि है, ये चुनाव उनकी श्रद्धांजलि का चुनाव है, जिसके चलते हालांकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर शिष्टाचार होती है जो हमारी, उस हिसाब से तो पहले तो ये सीट छोड़ देनी चाहिए थी, वॉकआउट दे देना चाहिए था। जिस हिसाब से इनके बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में संबोधन दिया और जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जब बड़े बड़े दिग्गज नेता थे भाजपा के, सबने नेताजी को श्रद्धांजलि दी, सबने नेताजी के बारे में बातें बोली, तो उस हिसाब से तो उनको ये सीट छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं छोड़ी। और उसके बाद हालांकि जिस तरीके से वहाँ पे चल रहा है, जिस प्रकार का कैंडिडेट उतारा गया है, जिस कैंडिडेट का खुद का कोई वजूद नहीं, जिसको ये पहले कह के उतारा गया था कि ये चुनाव ये कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन वो खुद इनका पार्टी का काडर का नेता नहीं है। 1 साल से कम हुआ उनको समाजवादी पार्टी से स्विच किए और ये कहा जाता था कि वो शिवपाल सिंह जी के शिष्य हैं, जिसपे शिवपाल सिंह जी ने ओपन स्टेटमेंट दे दिया था कि वो शिष्य तो छोड़िए हमारे चेले तक नहीं है। तो ऐसा वीक कैंडिडेट उतारने का मतलब तो यही है कि शायद इससे पहले वाले जो कैंडिडेट थे वो नेताजी के रिस्पेक्ट के चक्कर में उनके सामने उतरना ही नहीं चाहते थे। तो ये फ्रॉम डे 1 मैनपुरी का चुनाव एक हारा हुआ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी जिस तरीके से वहाँ पे पूरा कैबिनेट उतार रखा है, जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस प्रशासन मैनेज करने की कोशिश हो रही है, तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर हम विधानसभाएं भी देखें तो 2 विधानसभाएं जो आती हैं उस लोकसभा में वो समाजवादी पार्टी के पास है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जो जसवंत नगर विधानसभा है उसमें शिवपाल सिंह जी का जो वर्चस्व है, तो बहुत ही बड़े एक मार्जिन से समाजवादी पार्टी कंफर्टेबली वो सीट जीतने वाली है। लेकिन हाँ, ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी विश्लेषक थे जो ग्राउंड रिपोर्ट जो दे रहे थे, सबने जो रिपोर्टें दी वो बात बहुत हद तक सही भी है काफ़ी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अगर देखा जाए कि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये निकल के आया है कि शिवपाल सिंह जी जिस तरीके से वापस हमारे साथ आ चुके हैं और जिस तरीके से आगे के उनके बयान आ रहे हैं कि कोई रूपरेखा भी तय करी जाएगी उपचुनाव के बाद की आगे। चाचा अगर साथ में ना होते तो फिर किस दिशा में जाते? चर्चा साथ में ना होते, देखिए क्योंकि देखिए परिवार का मामला है, कई बार इधर उधर की बातें हुई, कई चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी बात वही होती है कि देखिए जो परिवार का आदमी होता है वो परिवार का, पिछले चुनावों में भी था, बहुत मजबूत स्थिति में आप लोग लग रहे थे, कॉन्फिडेंस बिना रीजन के नहीं था। अगर आपने देखा नजर नहीं आई। ठीक है जी, ओपी सिंह जी अभी सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। समीर जी, ओपी सिंह जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव सरकार को हिलाने का चुनाव है, पता चल जाएगा कौन किस स्थिति में है। ओपी सिंह जी। स्वाति जी, पहली चीज तो यह है कि 2014 के बाद न कोई गढ़ बचा न किला बचा न विरासत बची। मैनपुरी की सीट, विधानसभा की सीट 2022 की विधानसभा में हम जीत चुके हैं और रामपुर जो विरासत की लोकसभा सीट थी वो भी जीत चुके हैं। तो इस प्रकार से न कोई गढ़ किला कोई विरासत बची नहीं। 2014 के बाद से अखिलेश यादव कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए उनके नेतृत्व में। जो भी विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, विधान परिषद, नगर निकाय
जिला पंचायत जो भी चुनाव हुआ जीता, यह चुनाव भी हम जीतेंगे। अब तक 80 में भारतीय जनता पार्टी के 66 सदस्य हैं। आप देखिएगा 8 दिसंबर को ये संख्या बढ़ करके 67 हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पार्टी लड़ रही है और एक तरफ परिवार लड़ रहा है। पार्टी बनाम परिवार की ये लड़ाई है। मैनपुरी में पूरा का पूरा परिवार वही स्टार प्रचारक है, वही चुनाव लड़ेंगे, वही जो है मंच पर दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब तो चाचा भी सपा के साथ आ गए हैं। पहले तो वो खेल खराब कर सकते थे, अब तो चाचा शिवपाल का साथ मिल चुका है समाजवादी अच्छा, पार्टी ये को। बताइए तो बीजेपी के लिए थोड़ा चुनौती तो हो गई होगी ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव ने कोई प्रयोग बाकी नहीं रखा है। चाहे कांग्रेस का गठजोड़ हो, मायावती का गठजोड़ हो, शिवपाल जी का हो, ओम प्रकाश राजभर का हो, महादल का हो, और भी जितने दल हैं, उन्होंने गठबंधन कभी नहीं किया, अनुबंध किया, मतगणना के बाद टूट गया। और आप देखिएगा कि 8 दिसंबर को इंतजार करिएगा, एक ठीक है, आपका मानना है कि ये संयोगवश या प्रयोगवश जो भी हुआ, सफलता मिली नहीं अखिलेश यादव को। जो प्रयोग जो गठबंधन किए, ठीक है, गठबंधन की अगर बात कर ली जाए, ये गद्दी तो देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि गद्दी तो इनको विरासत में मिल गई, लेकिन बुद्धि, सफलता, योग्यता ये मिलना मुश्किल है। गद्दी तो ठीक है, पिताजी से भी एक पुत्र को मिलना था, विरासत में मिल गए। पवन जी, क्योंकि देखिए गठबंधन की बात ओपी सिंह जी उठा रहे हैं। गठबंधन तो मदन भैया प्रत्याशी है, संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि बाहरी होने पर भी सवाल उठाए गए कि मदन भैया बाहरी प्रत्याशी हैं, आपने टिकट दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारी जमीनें यहाँ की, हमारे घर यहाँ के, हमारे लोग यहाँ के, तो फिर बाहरी कैसे? पवन आगरी जी, देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खतौली पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस शिद्दत के साथ लड़ रही है, वो किसानों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर जो किसानों की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए पहले भी मदन भैया चूँकि विधायक रहे हैं और निर्दलीय विधायक रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, और वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं वो जाति पूरी आकर हमारे पास खड़ी हुई है। हमारा जो समाज है वो पूरा खड़ा हुआ है। और आपने देखा जो किसान हैं वो वहाँ सिर्फ जाट ही नहीं है, वहाँ उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें कामगार भी हैं, उसमें अन्य जातियों के लोग भी हैं, और गुर्जर जाति से चूँकि आते हैं, वो भी पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैं आज की तारीख में मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ कि किस तरह से खतौली विधानसभा सीट मदन भैया बाहरी मतों से वो इसको फतेह कर रहे हैं। एक बात और बताऊं, क्योंकि चौधरी जयंत सिंह जी ने जिस तरह से इस सीट पर विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त कराई और उसके बाद भाजपा जो परिवारवाद का आरोप लगाती है और भाजपा ने उन्हीं की पत्नी को यहाँ पर टिकट दी है, तो उसका भी गलत मैसेज वहाँ की जनता में गया है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब विक्रम सैनी जी वहाँ विधायक रहते हुए किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी क्या करेंगी। और हमारे लिए वो सीट बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन चुकी है, क्योंकि हमारे 8 विधायक हमारे जीते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पिछले चुनाव में। और ये जो 9वीं सीट है, जिस तरह से नवग्रह होते हैं, नवरस होते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जो हमारे जयंत जी के ये नवरत्नों के रूप में ये सीट हमारे हाथ में निश्चित रूप से आएगी। और जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तमाम तरह की बातें वहाँ पर कर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी वहाँ पर लगा रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जयंत चौधरी जी सर्वमान्य रूप से किसानों के नेता अब साबित हो चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने चुनावों के तुरंत बाद ही संघर्ष की राह पकड़ी, लगातार उन्होंने वहाँ रैलियाँ की हैं, चाहे वो अग्निपथ के विरोध में हो, चाहे अन्य मुद्दों पर हो, वो लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं। और वहाँ भी समर्थन आप लोगों को मिलने लगा है, वो भी मंच साझा करते नजर आए पवन आगरी जी। जी बिल्कुल, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? जी किनकी? चंद्रशेखर जी भी मंच साझा करते नजर आए, भीम आर्मी के मुखिया जी। देखिए नहीं तो इसमें बुराई क्या है भाई? चंद्रशेखर जी यदि आजाद समाज पार्टी की ओर से यदि वो जयंत जी को समर्थन दे रहे हैं और पूरी तरह से वो दिल से उनके साथ लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वो जिस समाज को बिलोंग करते हैं, और यदि कहीं ना कहीं यदि हमने देखा है, देखिए राजनीतिक विश्लेषक जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं समीकरण बिगड़ सकते थे, कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी इसके चाहे वो रामपुर का चुनाव रहा हो, वहां पर
वहां पर बसपा प्रत्याशी ने खेल बिगाड़ा था। तो यहां पर हमारी पूरी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा इस समय भाजपा की एक बी पार्टी बनकर काम कर रही है। ठीक है। तो इसलिए उसकी काट के लिए यदि चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है। और फिर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, तो हम हर तरह से सारे जातीय आंकड़ों के साथ भी सवाल ये और है, सारी क्योंकि आप एक समस्याओं के राजनीतिक निदान को विश्लेषक भी के तौर पर आज जुड़े हैं, एक एमजी फैक्टर है, मुस्लिम और जाट फैक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं आप, और इस बार ये जो फैक्टर है चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकता है? मुस्लिम और जाट साथ गुर्जर भी है, और अभी इन्होंने जातीय समीकरण के बारे में जो प्रवक्ता महोदय थे इन्होंने खुद ही बताया, बहुत सारे इन्होंने खुद ही कहा कि वो जाति से आते हैं, उस जाति का जो वोट बैंक है वो हमारे साथ है। तो इनका फोकस पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साधने में है। और उसमें जो रही सही कसर थी उसमें भी आपने कहा कि जो भीम आर्मी के चीफ हैं पिछली बार आपको ध्यान होगा वो भी उनके साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव ने उनको साथ लेने से इनकार कर दिया था। सलील जी जानते होंगे। देखिए, राजनीति में किसी चीज का कभी कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, और कभी कोई चीज परमानेंट नहीं होती है कि ये आज हो रही है तो कल नहीं होगी, या आज नहीं हुई तो कल नहीं हो सकती है। राजनीति में मौके के हिसाब से समीकरण बनते हैं, संबंध बनते हैं, और संबंधों में विच्छेद हो जाता है। तो अब ये ऐसा मौका है, जयंत चौधरी जी के लिए भी वो प्रतिष्ठा की सीट है, पिछले 2 या 3 या कई बार से उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति वहां पर विधायक रहा, लेकिन पिछली बार की सीट उनकी चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो वो जो सीट चली गई है, वो जो लीगेसी चली आ रही है आरएलडी के लिए, उस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बार पूरी कोशिश है। उस कोशिश में जितने भी समीकरण, चाहे वो जातीय रूप से बैठाने की कोशिश हो, चाहे किसी से संबंधता करने की हो, वो करके वो कोशिश रहेगी कि वो सीट उनको मिल जाए। और अगर वो उनको मिल जाती है तो एक तरीके से कहा जाएगा कि वो सीट समाजवादी पार्टी को मिल गई, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये सब एक ही साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा मोर्चा। नवीद जी, सवाल यहाँ पर आपसे भी, क्योंकि कल जिस तरीके से आजम खान के पक्ष में अखिलेश यादव पहुंचे थे, महज कुछ ही घंटों तक उनका साथ मिला, जब उन्होंने देखा कि आजम खान अकेले थकेले पड़ गए हैं, वो प्रचार करने पहुंचे, उस प्रचार का, उस रेस्क्यू का कितना फायदा मिल पाएगा आजम को? क्योंकि बहुत भावुक नजर आए, बहुत सारी बातों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि 2 सरकारों से अकेला लड़ा हूं, और कई बार तो शब्दों की मर्यादा लाग गए इस बार आजम खान। जी, आजम खान साहब जो तकरीरें वहाँ दे रहे हैं उसको देखकर ये लगता है कि उनको सबक नहीं हुआ है। हेट स्पीच में उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि वो राजनीतिक कैरियर उनका लगभग ख़त्म हो गया है। वो सदन नहीं जा सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो वोट तक नहीं डाल सकते। उसके बाद मेन चीज़ जो है वो हेट स्पीच है। हम लोग ये सोच रहे थे कि हेट स्पीच के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और होना भी चाहिए ये नियमानुसार, तो शायद भारत के राजनेता जो कुछ भी बोल देते हैं उनको सबक होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आजम खान साहब को खुद ही नहीं सबक हुआ। वो जिस तरह की बातें इस्तेमाल कर, जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह जज्बाती होना, इमोशनल होना, रोना, ये तो एक आम बात है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें उन्होंने इस चुनावी मंच पर भी बोली, और वो अपने को असहाय दिखा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का जाना वहाँ लाजमी था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस चुनाव की कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ सुधार, कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे, खासतौर से पिछले जो उपचुनाव वो सारे हार गए, सारे चुनाव महत्वपूर्ण हार गए, तो उनके ऊपर आरोप लगा कि वो निकलते नहीं हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़े नेता हैं, नहीं निकलते। तो कम से कम उपचुनाव में वो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मैनपुरी में नहीं, रामपुर भी गए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि चाचा के साथ उनका किसी तरह समझौता नहीं हो रहा था, लेकिन जिस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां यशवंत नगर बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ है शिवपाल यादव जी की, और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते थे। शिवपाल जी के साथ में एक सामंजस्य बनाना, चुनाव में मेहनत करना, और जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर नजर आता है, सक्रिय नजर आता है, तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होता है। तो समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लेकिन अखिलेश यादव जी को मैं नहीं ऐसा कहूंगा, क्योंकि एक सम्मानित नेता है, लेकिन राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता है कि मौका परस्ती बहुत होती है। मैं किसी का नाम मौका परस्ती, लेकिन अखिलेश जी में भी जो नजर आया कि वो गठबंधन मौके पे बनाते हैं, बाद में टूट जाता है, वो साध के चल नहीं पाते हैं। और अगर शिवपाल अब अगर टूटते हैं तो वाकई जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो वाकई सचमुच वो बात उनकी सत्य साबित हो जाएगी। जरूरत इस बात की है कि जो उन्होंने समीकरण और सक्रियता और मेहनत का सिलसिला शुरू किया उस चुनाव में भी, और अपने चाचा को साथ में लेके चलना है, ये लोकसभा तक अगर जारी रखते हैं तो सच में चलना है, तो निभाना होगा। ओपी जी भी हमें सुन रहे लगातार। ओपी जी, आपने भी आजम खान की अग्नि वर्षा तो खूब सुनी होगी, खूब प्रहार किए मंच पर,
जिला प्रशासन पर सीधा अटैक किया। हालांकि नेताओं के नाम उन्होंने नहीं लिए इस बार। ओपी सिंह जी, स्वाति जी देखिए, आजमगढ़ का चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव को बहुत बड़ा धक्का लगा और रामपुर का चुनाव हारने के बाद आजम खां को धक्का लगा। यह स्वाभाविक धक्का है और इससे इनकार नहीं किया सकता। आजम खां जिस प्रकार से जब से राजनीति में आए हैं, मैं देख रहा हूं, पहले मैं पत्रकारिता करता था, हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चा होता है। ये इमोशनल कार्ड कभी खेलते हैं, कभी रोते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी तानाशाही कम करने का उनको मलाल है। वो कहते हैं कि अगर 4 बार हमारी सरकारें थी, ऐसा करता तो बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के पहले कहता कि आजम खां से पूछ लो। कभी कहते हैं कि 1947 में हम चाहते तो पाकिस्तान चले गए। मतलब क्या क्या बातें करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, वो भगवान जाने। वो उनको मुबारक हो और वो हमेशा करते हैं। वो इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं और जिसके लिए उनको हाई कोर्ट ने पनिश किया, हेट स्पीच के नाम को जी कर रहे थे, अब भी उनकी आदत सुधरी नहीं है। रामपुर हो चाहे मैनपुरी, ये दोनों चुनाव मैं खास तौर से दोनों की बात स्वाति जी कहता हूँ, विकास बनाम जातिवाद, यमुआई परिवारवाद। आप बताइए, किसानों की चर्चा कर रहे थे, किसानों के महान नेता भैया 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 में कहा कि किसान और ये क्या कहते हैं जाटों सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। क्या हुआ परिणाम लोकसभा में और 2022 के विधानसभा में क्या परिणाम हुआ? जो हम पहले दूसरे तीसरे चरण में जितना हमको समर्थन मिला किसानों का, जितना वहां के लोगों का समर्थन मिला, वो अविस्मरणीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से रिकॉर्ड तोड़ते आ रही है। 39 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट की है। हम सारे रिकॉर्ड तोड़, नोएडा में कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गया सरकार चली गई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इस तरह से भारतीय जनता यानी कि मिथकों को तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। पहले जो मिथक बना दिए जाते थे, मिथकों को तोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और हम तो ये कहते हैं कि जिन जाति समीकरण को जोड़ा, स्वाति जी आपको याद होगा 2000 जो अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उसमें आजम खान ने कहा कि 52% तो मुसलमान ही। वहाँ अखिलेश यादव ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो है यादव और मुसलमान मिलाकर के। लेकिन इस बार तो खूब प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव। हमको तो पसीना तो बाहर है ना। आप लोग आरोप लगाते थे कि अखिलेश यादव ऐसे कमरों से बाहर नहीं निकलते, चाचा का सम्मान नहीं करते, लेकिन इस बार तो पूरा मंच पर परिवार एकजुट नजर आ रहा है, एक फ्रेम में दिख रहा है। स्वाति जी, ऐसा है, ये परिवार कब एक होगा कब बाहर होगा, इसका उदाहरण मैं 2 देता। डिम्पल यादव के पर्चा दाखिले के 3 दिन बाद गोरखपुर में शिवपाल यादव जी ने कहा, बयान दिया है, चैनल पर आपके आया है कि अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे रहते हैं और जो परिवार का नहीं हुआ पार्टी का क्या होगा, वो प्रदेश का क्या होगा, ये आपने तो सुना होगा। वही चाचा ने कहा। दूसरी बात, पैर छूना। आप 19 में पूरा परिवार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहन मायावती के पैर गिरा, ठीक है, चाचा के पैर भी गिरे, भगवान करे चाचा भतीजा एक रहे। लेकिन जो अखिलेश यादव की जो प्यारित रही है उनका अब तक का, वो किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं रहा। आप देखिएगा, जिस चाचा को 2022 के चुनाव में इन्होंने हैंडल पर बैठाया, सीट भी नहीं दिया, विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को बुलाया, चाचा को नहीं, तो चाचा तो अपमानित थे, चाचा को तो इन्होंने अपमानित किया। तब तो और उन्होंने ये भी कहा, पत्र लिखा कि स्वतंत्र है, जहां चाहे वहां चले जाए। तो मैं नहीं ज्यादा भविष्यवाणी कर सकता, मतगणना के बाद देखिए। ठीक है, 8 तारीख का इंतजार सबको करना, 8 तारीख का इंतजार, उसके बाद जनादेश के बाद चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। समीर जी, काउंटर कीजिए। स्वाति जी, सबसे पहले तो ओपी सिंह जी ने एक बात बोली कि योगी आदित्यनाथ जी मिथक तोड़ने में सबसे आगे। तो एक मिथक मैं भी याद दिला दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में एक उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, जो कि 30 साल से गोरखपुर भाजपा की गढ़ था, और योगी आदित्यनाथ जी जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, वहां पे समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान को लड़ा के वो सीट अपने नाम पे करी थी। वो मिथक भी बात सही है, योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा। लेकिन डिफरेंस ये है कि तब ऐसी कोई बात उठी नहीं थी कि अखिलेश जी उपचुनाव में गए नहीं, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए।
तो देखिए, अगर अखिलेश जी किसी चुनाव में जाते हैं, उपचुनाव में, या किसी भी चुनाव में नहीं जाते, वो बहुत सारे समीकरण है, बहुत सारी चीजें जो उसके फैक्टर प्ले करती हैं। लेकिन तब अगर ये बात नहीं उठी थी कि अखिलेश जी के गए बिना गोरखपुर और फूलपुर जैसी दो महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें उपचुनाव में हम जीते, तो ये बात भी नहीं उठनी चाहिए कि कहीं नहीं गए तो वो चुनाव हार गए। हालांकि वहां पे अब जो हो चुका है वो हो चुका है, जो हम उपचुनाव हार गए वो हार गए, लेकिन अब जो उपचुनाव हैं तीनों, देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैनपुरी का तो उपचुनाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड उपचुनाव है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से अभी आपने अपनी बाइट में भी चलाया था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, स्वर्गीय नेताजी ने जिस तरीके से चाहे वो भारत की जो रक्षा प्रणाली हो उसमें जो चेंजेस लाए थे, चाहे जो चुंगी और किसानों की कर्ज माफी के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो ये सब काम वहाँ की जनता, प्रदेश की जनता भूली नहीं है। मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं। ओपी सिंह जी बहुत अभी बयानबाजी कर रहे थे, फिर ये आए कि तो हाँ, तो मैं बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए मैनपुरी का चुनाव तो बहुत सीधा सीधा है। उसके अलावा अगर ये रामपुर की बात करते हैं तो कहते हैं कि अभी हाल ही में इन्होंने मैनपुरी रामपुर की लोकसभा उपचुनाव जीत लिया, तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि 8 से 8 महीने पहले ही वहां पे विधानसभा चुनाव थे, जो कि आजम खां साहब किसी के पास कोई विकल्प नहीं, किसी के पास कोई बहाना नहीं। जिस तरीके से पिछली बार बहुत सारी बातें सामने आई कि ये फैक्टर्स थे, इस वजह से हम जीत नहीं पाए, ये फैक्टर्स हमें हराने के लिए, इस बार कोई भी विकल्प नहीं रहेंगे। ठीक है ओपी जी, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में मैं स्वाति जी ये कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे, सम्मानित नेता थे। जब वो चुनाव लोकसभा का मैनपुरी से लड़ते थे 2014-2019 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कभी भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, ये मैं सम्मान करता। दूसरी बात कि चुनाव के दौरान, मैंने पूरे चुनाव के दौरान देखा हूँ, अखिलेश यादव जी तक पार्टी के लोग, मुलायम सिंह जी ने ये किया, मैं भी स्वीकार करता, लेकिन अखिलेश यादव का एक स्पीच बताइए जिसमें कहा कि 12 से लेकर के 17 में, ठीक है, समीर जी इस पर जवाब देंगे। संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं और सचिन भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप से एक बार एक सवाल लेते हैं, क्योंकि संदीप देखिए बड़ी बात यह है कि दो सूरमा इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। वही सवाल, किसी के पास कोई बहाना नहीं, किसी के पास विकल्प नहीं। अगर प्रयोगों की बात की जाए तो प्रयोग भी खूब हुए, जनसभाएं भी खूब हुई, रोड शो भी कितना खूब हुआ, क्या कुछ असर दिखेगा इसका? संदीप देखिए बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो देखिए अगर बात करी जाए कि पार्टी की मजबूती की, तो देखिए दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि देखिए 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, दोनों डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, और लगभग 10 से ज्यादा मंत्रियों की जो फौज है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। समाजवादी पार्टी की भी अगर बात कर ली जाए तो लगभग पूरी पार्टी जो है वो यहाँ पर उतरी हुई है। तो देखिए अगर जातिगत समीकरण की बात कर लेते तो यहाँ का जो यादव समीकरण है, अगर यादव वोटर्स की बात करें तो 4.5 लाख के लगभग है। फिर अगर हम आ जाते हैं शाक्य की तो 3.5 लाख, और 1 लाख के ऊपर ब्राह्मण और लोधी और दलित, और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं। तो देखिए साफ तौर पर दोनों पार्टियों को ये पता है कि ये जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को भली भांति समझ रही है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वजूद है, वर्चस्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कई तरीके के जवाब देने पड़ेंगे, वो चाहे डीएपी खाद को लेकर हो, वो चाहे छुट्टा जानवर को लेकर हो, वो चाहे किसानों को मिलने वाले राशन को, या फिर उसके साथ साथ तमाम अन्य सुविधाओं को लेकर हो, क्योंकि यहाँ की जनता का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके के विकास के काम नहीं किए हैं। ठीक है जो भी काम बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सचिन भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, लगातार लाइव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सचिन ये बताइए, क्योंकि अब तो उपचुनाव का जो प्रचार है 6 बजे तक का, जैसा कि उसका टाइम दिया गया था, खत्म होने वाला है, क्या कुछ माहौल इस वक्त देख रहे हैं? देखिए स्वाति, आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े बड़े धुरंधर, चाहे वो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या फिर उनके जिला अध्यक्ष, वो तमाम जो रालोद और सपा प्रत्याशी है मदन भैया, उनको साथ लेकर गांव टू गांव डोर संपर्क कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, वो खतौली में मौजूद है। वो लगातार डोर टू डोर
मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को वोट देने की यहाँ के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर को जैसे ही वोटिंग होगी उसके बाद 8 दिसंबर को जब इसका परिणाम आएगा, लेकिन इस उपचुनाव में खतौली का समीकरण अगर कोई पार्टी तय कर सकती है तो वो सिर्फ एक दलित समाज है कि अगर दलित समाज जानकारी देने के साथ लिए खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया। तो जीवंतता दिख रही है इन चुनावों में, और सबसे बड़ी बात ये 2 सूरमा मैदान में, और ये जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प है। चंद घंटे बाकी रह चुके हैं चुनाव में, इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम प्रयोग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। आखिर इन 3 सीटों का समीकरण क्या होगा, ये प्रयोग सफल होंगे या फिर नहीं, उपचुनाव को लेकर माहौल क्या है इस वक्त इन तीनों जगहों पर, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि आज उपचुनाव का जो प्रचार था वो भी शाम 6 बजे तक इसका जो शोर है वो थम जाएगा। और बड़ी बात यह है कि कमल खिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इन चुनावों में आपने देखा कि अब की बार भावनाओं और संवेदनाओं पर भी बहुत सारी बातें कही गई। समाजवाद के गढ़ की परीक्षा होगी, लोकशाही, नई पीढ़ी और नई विरासत का ये चुनाव बेहद दिलचस्प, बेहद मजेदार। और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। और पवन आगरी जी के पास इस वक्त हम चलेंगे। पवन आगरी जी, सीधा सवाल ये है, प्रयोग किया गया इस बार आपकी तरफ से, अगर ये प्रयोग सफल नहीं रह पाता है तो फिर, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रयोग हुए, वो प्रयोग उतने सफल नहीं रहे, लेकिन 2022 का प्रयोग सफल रहा, कुछ सीटों पर आपको बढ़त मिली। पवन आगरी जी, देखिए हमारा प्रयोग पूरी तरह से सफल होगा, और जिस तरह से खतौली सीट पर हमने बड़ी प्लानिंग के साथ इस काम को किया है, चाहे हमने हमारे सारे जातीय समीकरण रहे हों, चाहे हमने चंद्रशेखर जी को साथ लिया हो, चूँकि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो हमारा है ही। मैं एक बात आपको बताऊंगा स्वाति जी, कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाजपा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में तो जुट जाती है, लेकिन वो समस्याओं के निराकरण का प्रयास नहीं करती है। तो जनता के अंदर, जैसे अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि साहब लहर चल रही है, ये लहर आक्रोश की चल रही है। वो सबक सिखाना चाहते हैं इस पार्टी को। ठीक है, ये अपने मैनेजमेंट में माहिर हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी अन्य बातें करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करते हैं, लेकिन जो किसानों की जो असली समस्याएं हैं, आप वहाँ पर देख रहे होंगे, आपके जो संवाददाता हैं सचिन, वो भी बता रहे हैं कि लगातार वहाँ पर मुद्दे हैं। आवारा पशुओं का मुद्दा है, वो उनकी फसलों को वहाँ बर्बाद कर रहे हैं किसानों की। जो गन्ना जो मिल के जो मालिक हैं, जो गन्ना किसानों को उन्होंने भुगतान नहीं कर रखा है, वो परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, लंपी वायरस से वहाँ पर गौवंश वहाँ पर ख़त्म हुआ। तो इस तरह की समस्याओं के निराकरण में सरकार की कोई रुचि नहीं रही है। और आप ये देख भी रहे होंगे कि किसान लगातार आंदोलनरत रहे हैं, और अभी भी आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर भी किसानों ने आंदोलन किया। तो जब किसानों के साथ इस सरकार की कोई सहानुभूति है ही नहीं, वो हमेशा से किसानों के विरोध में काम कर रही है। नाराज तो पहले भी किसान थे, उसके बाद भी चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी को जीत हासिल हुई। कुछ खास प्रभाव किसानों की नाराजगी का, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, उन मुद्दों का खासा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाया ना पवन आगरी जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि बीच बीच में उनकी जो कोशिश रही, वहाँ पर जो मुजफ्फरनगर के दंगे रहे, ये रहे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने एक भावनात्मक रूप से भुलाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये सारे लोग समझ चुके हैं, और वहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि जो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है, उसको संभाल कर रखना कितना जरूरी है। वाकई ये मुद्दे हैं, चाहे छोटा जानवरों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ये मुद्दे हैं। सर वक्त कम है, सर 20 सेकंड में अपनी बात कीजिए, क्योंकि सभी लोगों से लास्ट कमेंट लेना। मैनपुरी रामपुर का चुनाव हो रहा है, 2022 विधानसभा खतौली जीत चुके हैं, अभी कुछ महापुर रामपुर की लोकसभा भी जीत चुके हैं, 2022 में मैनपुरी का विधानसभा भी हम जीत चुके हैं। बात किसानों की है, ठीक है, किसान सर्वोपर है, और किसानों के मुद्दे पर इन्होंने चुनाव 1922 का भी लड़ा है। हमारी सरकार थी 2017 में बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, और 36,000 किसानों का 86 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है। 2017 के पहले इनकी जो सरकार बनती है, तो सबसे पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव क्या पास करते हैं,
काशी, अयोध्या, ठीक है। लखनऊ में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था उनके आतंकवादियों के मुकदमे को वापस समीर करने जी। का हाईकोर्ट से अब इन्होंने अपील किया था। समीर जी, वक्त नहीं है, 20 सेकंड अरे की बात सर, करते हैं। आपने तो देखिए ओपी सिंह जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो शायद एक बात भूल गए कि ये वही सरकार है जिसने 1 साल तक किसानों को आंदोलन में रखा और उसके बाद उनको खालिस्तानी आतंकवादी ना जाने किन किन नामों से सराहा। तो अगर वो सोचते हैं कि ठीक है उनको 2022 में जो समर्थन मिला है उसके चलते किसानों का अपमान भूल गए, तो ये बात गलत। और देखिए सिर्फ किसान का मुद्दा है स्वाति जी, यहाँ पे किसानों अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें बना के रखी हुई थी, चाहे वो फर्जी लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो फर्जी विकास हो, चाहे वो धन की राजनीति हो, धीरे धीरे करके एक आप परत देखिए ना, खुल रही है। पश्चिमी और उत्तर भारतीय प्रदेश जनता के पार्टी का अंदर जो असली चेहरा ये है, किसानों की सामने किसी है। समस्या चाहे का लॉ एंड नहीं ऑर्डर करते लखनऊ से लेके गाजियाबाद तक, इधर गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक सारा लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने है। महिलाओं की प्रदेश में क्या हालत है वो सबके सामने है। जब यहाँ पे वाह मत करिए ओपी सिंह जी, आंखें खोलिए और देखिए, आंखें खोल के देखिए कि चुनाव के आगे भी एक दुनिया है। चुनाव के आगे वो प्रदेश और प्रदेश की जनता है जिनको बेवकूफ बना के आपने उनका वोट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उनको अपने हालत पर छोड़ दिया। जब यहाँ की जनता चिकनगुनिया और डेंगू से प्रभावित होती है तब आपके मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं। ये सब समझिए क्योंकि जनता ये सब समझ रही है और मुंह तोड़ जवाब को देने वाली है। इस बार हमने देखा खूब प्रचार हुए, खूब रोड शो हुए और जैसा कि माहौल लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-50 वाला माहौल है, कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। आपका क्या अपना आंकलन है दिलीप जी? अच्छा, मुझसे पूछो। अरे स्वाति जी, देखिए जब डिबेट का माहौल इतना गर्म है तो वहाँ चुनावी मैदान में माहौल कितना गर्म होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। माहौल पूरा गर्म है और मुझे पवन जी की बात बड़ी अच्छी लगी है। इन्होंने बड़े ईमानदारी से स्वीकार किया कि हमारी सीट पर जितना भी समीकरण है वो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, गठबंधन का समीकरण, वो सब हमने बना रखा है। इन्होंने कम से कम टीवी पे बैठ के स्वीकार किया कि जातीय राजनीति करते हैं, बाकी करते सब है लेकिन स्वीकारता कोई नहीं है। और अब जो समय है नहीं करते, वो जो समय है वो आ गया है। आज सबके चुनाव प्रचार थम जाएंगे, जिसको जितना दमखम लगाना था, जो दोषारोपण करना था, जितना जोर आजमाना था, वो सब हो गया है। अब जनता की बारी है कि जनता कितना प्रभावित हुई है भाषणों से, कितना प्रभावित हुई है विकास से, कितना प्रभावित हो रही है इमोशन से, कितना प्रभावित हो रही है पार्टी के अपने जो एजेंडे हैं उनसे, और वो अपना वोट अब देगी और कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट हमारे सामने होगा और फिर हम उस पर बैठ करके डिबेट करेंगे कि ये हुआ तो ये क्यों 8 तारीख का इंतजार करना है। 8 तारीख का इंतजार करना। नवेद जी, लास्ट कमेंट, जीवंतता कितनी देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए दोनों की बराबर की टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों बहुत मजबूती से दोनों पार्टियां लड़ रही हैं और दो ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव मैनपुरी और रामपुर, इन दोनों में देखिए जो तस्वीर नजर आ रही है। अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सारी चीजें सामने हैं कि कौन कितनी ताकत से लड़ा है और क्या स्थिति है, लेकिन कुछ साइलेंट है और वो मैं समझता हूं कि वो साइलेंट जो माहौल है मैं मायावती जी की बात किया। मायावती जी, बसपा का रोल वहां क्या है किसी को नहीं पता, वो खामोश हैं और कहीं ना कहीं उनके कोऑर्डिनेटर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं निर्देश आदेश होता है। और अगर ये बहन जी का दलित वोट अगर बीजेपी के पक्ष में चला गया तो बीजेपी का कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ रामपुर की बात अगर की जाए तो वहां पर एक तो 2-3 चीजें हैं। खुद वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी खुद ये बात कह रही है कि वहां पर सरकारी चुनाव है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम कर रहा है, सरकार के पक्ष में काम, पार्टी के भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। एक चीज माइनस सपा के लिए। दूसरा, जो मुस्लिम वोट बहुत बड़ा है, वहां करीब 50+ है, तो उसमें जो जातियों का जो एक जाल फैलाया उसने, मुसलमानों की जो अपर और अशरफ, मतलब जो पसमानदा और अशरफ का जो, अगर उसका असर होता है तो वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। तीसरी चीज कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के अंदर, खासतौर से मुस्लिम कार्यकर्ताओं के अंदर एक डर है। कहीं ना कहीं डर इसलिए है क्योंकि ये बात बिल्कुल अपने आप सामने शीशे की तरह है कि सैकड़ों लोगों के ऊपर वहां FIR है और वहां का एक वोटर, एक वर्ग जो है वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर फिर जहां जीत जाती है तो हमारे ऊपर एक टैग लगा रहेगा और हमें रोज FIR और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समाज भी बीजेपी के खिलाफ आ गया है। बिल्कुल जी नवेद जी। जी बिल्कुल। तो देखिए मेन चीज यही है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये दोनों सीटें अहम इसलिए हैं क्योंकि आजम खान साहब और मुलायम सिंह यादव जी का यहां से इससे नाम जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है
कि ये जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बीजेपी जो मेहनत कर रही है उसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उसमें बहन जी का जो फैक्टर है खासतौर से मैनपुरी में, वो बहुत खामोश है। वो क्या काम करेगा नहीं बताया जा सकता। दूसरी तरफ जो है रामपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा हो जाता है तो सपा के लिए मुश्किल हो जाता है। जो साइड मुझे लगता है चुनाव के बाद क्या होगा, मैं आधे मिनट में अपनी बात कह दूंगा, उसके तो साइड इफेक्ट होंगे कि अगर बाय द वे हार जाती है समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं मायावती ये बात कहेंगी कि भाई हम तो चुनाव में नहीं लड़े थे फिर भी हार गए, और अखिलेश यादव यही बात दोहराएंगे कि बहन जी ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया। और अगर जीत जाते हैं तो ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं हौसला समाजवादी पार्टी का लोकसभा के लिए बनेगा, ज्यादा सीटें अगर ये जीत जाते हैं, और कहीं ना कहीं राजभर की भी वापसी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव जी को लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्पेस नहीं दी और वो वापस आ गए, हो सकता है कि अगर ये समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत जाता, समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत जाती है इन 3 सीटों में, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जोश पैदा होगा, कहीं ना कहीं शिवपाल और अखिलेश का साथ लंबे समय तक होगा, और कहीं ना कहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकसभा के लिए एक अच्छी तैयारी हो सकती है बीजेपी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होने और 8 तारीख को मतगणना होगी, और उसके बाद जो जनादेश आएगा वो सबके लिए होगा, और ये जनादेश किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही। नमस्कार।